नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश की हालत इतनी खराब है कि हर दिन कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना देते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,69,60,172 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण के 3,49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 2,767 लोगों की मौत हुई है। और इस बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली इसी वक्त देश का तीसरा राज्य है जहां हर रोज सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जबकि दूसरे नंबर पर यूपी है। और ऐसे में दिल्ली में वायरस के संक्रमण को देखते हुए लगातार लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, जबकि यूपी में सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन के सहारे कोरोना को रोकने की कोशिश हो रही है। अब यूपी में जहां 23 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, वहां खतरा भी ज्यादा है। दूसरी तरफ दिल्ली है जहां जनसंख्या तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। फिर भी जब दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो ऐसे हालात में यूपी कोरोना को रोकने के लिए क्या प्लान बना चुका है और क्या वीकेंड लॉकडाउन से यूपी में कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को सोचने की जरूरत नहीं है? ये दो हम आपको आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ यूपी है। जनसंख्या के हिसाब से एक तरफ 23 करोड़ की आबादी यूपी में है और 1.9 करोड़ के आसपास आबादी दिल्ली में है। अगर बात करें तो 89.4% का रिकवरी रेट दिल्ली में है और 71.5% का रिकवरी रेट यूपी में है। मतलब यूपी में रिकवरी का रेट कम है दिल्ली की तुलना में। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन यहां पर बढ़ाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन ही लगाया गया है। तो यूपी में किस तरह की तैयारियां हैं, आज हम इसको लेकर जरूर यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, उनसे भी हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे और साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है और यूपी को यहां पर सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी उसी तरह के हालात से जूझ रही जिस तरह से दिल्ली जूझ रही है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस दिल्ली के अंदर हैं और लगातार हमारे साथ यहां पर तमाम मेहमान जुड़े हुए होंगे। आपको मैं एक बार उनसे यहां पर रूबरू करा देता हूं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। कैप्टन शालिनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और डॉक्टर शरद गुप्ता, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमें जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए दिल्ली की तैयारी एक तरफ हमने दिखाई, एक तरफ यूपी की तैयारी है। दोनों ही राज्य सरकारें बहुत ही बेहतर काम कर रही है। यहां पर वक्त शिकायतों का नहीं है, वक्त यहां पर तैयारियों को थोड़ा सा और पुख्ता करने का है। आपको नहीं लगता है कि 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना पर उस तरह की लगाम नहीं लगा जा सकती है जिस तरह से अगर हम 7 दिन का लॉकडाउन लगाएं तो शायद जो केस अभी ज्यादा आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 35,000 के आसपास केस आ रहे हैं, इनमें कमी लाई जा सकती है? ये तो एक्सपर्ट्स के विचार करने की बात है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। लखनऊ की जहां तक बात है, अगर जब मैं लखनऊ की बात करूं तो लोगों ने तो अपने को सेल्फ लॉकडाउन में कर लिया है। अगर आप जो वीक डेज हैं, सैटरडे संडे को भी छोड़ करके अगर आप शहर में निकलें तो आपको बहुत कम लोग सड़कों पे नजर आएंगे, बहुत कम साफ सुथरी मिलेंगी। तो इस तरह से लोगों में अब इस बात को लेकर के जो महामारी है और जिस तरह का संकट है उसको लेकर के लोगों में स्वतः एक जागरूकता आई है कि इस महामारी से संकट से बचने का उपाय सेल्फ में स्वयं में अनुशासन का पालन करना है। और मुझे लगता है कि ये जो लोगों में एक जागरूकता आई है उसके परिणाम भी कुछ अच्छे दिख रहे हैं। हरीश जी, ये वाला सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे रिपोर्ट्स जा रहे हैं, लगातार प्राइम न्यूज के दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग अभी भी उस तरह से अनुशासित होकर पेश नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार को सख्ती करने की सख्त जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि देर बहुत ज्यादा हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से अगर कहीं इस तरह की लापरवाहियां आ रही हैं जैसा आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार सख्ती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और उस अनुशासन का पालन भी सुनिश्चित कराएगी। और जो लास्ट विकल्प है, अगर ये संक्रमण और जो इसमें कोई कमी नहीं आती है
तो वो भी एक विकल्प के रूप में है, लेकिन वो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि वो लास्ट विकल्प होना चाहिए, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी जरूरी है। और आप देखिए कि इधर 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो रिकवरी दर है, लखनऊ की मैं बात करूं अगर, तो वो रिकवरी दर जो संक्रमितों की संख्या है उससे कहीं अधिक रिकवरी दर है। और पूरे उत्तर प्रदेश की भी यदि हम बात देखें तो आज 23,000 लोग रिकवर हुए थे, 23,000 से कुछ ज्यादा लोग। और लखनऊ में तो 7,000 के आसपास लोग रिकवर हुए थे। तो इससे एक ये उम्मीद जगती है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी है उसको भी सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, 5 टैंकर ऑक्सीजन आ गए हैं। कल भी एक आध दिन में और 4-5 टैंकर ऑक्सीजन आ रही है। दवाओं की पूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा आदेश किया है, और कि अब वो दवाओं की न कमी, मार्केट में कहीं दवाओं की कमी रहेगी न ऑक्सीजन की कमी रहेगी। ठीक है। DRDO के माध्यम से 600 बेड का हॉस्पिटल, 400 बेड का हॉस्पिटल भी 30 तक बन के तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद पूरी तरह से वो फंक्शनल हो जाएगा। ठीक। तो बहुत सारे स्टेप्स सरकार ने लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके निर्देशन में लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरह से पहली बार इस पे नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण हो पाया था, इस उसी तरह से हो पाएगा। ठीक है। होगा। कैप्टन शालिनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी सरकार है दिल्ली के अंदर और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम स्टेप उठाए हैं उसकी सराहना भी आसपास के पड़ोसी राज्य कर रहे हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर यूपी और दिल्ली की हम बात करें, दोनों की सीमाएं देखिए आपस में जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से काम करने वाले लोग यूपी भी आते हैं और यूपी से काम करने वाले लोग दिल्ली में भी जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की तैयारियां हैं वो काफ़ी हैं, या जिस तरह का मॉडल अब यहां पर अपनाया जा रहा है? आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी अब आपने एंट्री की है। पंचायत चुनाव में लगातार आपकी एंट्री देखी गई और विधानसभा चुनाव के लिए भी आपने ताल ठोक रखी है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी हैं, या उनको कुछ ऐसा रोडमैप बनाने की जरूरत है जिस तरह से पड़ोसी राज्य अपना रहा है? नमस्कार आलोक जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जिस तरह से कोरोना एक विकराल तरीके से अपने पांव पसार रहा है, बहुत जल्दी से कोई निर्णय लेने की जरूरत है। और अगर लॉकडाउन हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है लोगों को, लेकिन अगर ये विकल्प अपनाया गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थितियां बेकाबू हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद उन्होंने उसको 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया, और अभी वो हफ्ता कल पूरा होता उससे पहले ही दोबारा 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब कि अभी हमें और घर में रहने की उस चेन को तोड़ने की जरूरत है। हाँ। और जैसा कि आपने बोला यूपी में, तो आप देख रहे हैं कि यूपी में भी जो हमारे पास कोरोना संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव केसेस के हों, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो, चाहे वो जलती हुई चिताएं हों, रोज हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से वहाँ त्राही त्राही मची हुई है। तो बहुत जरूरी है कि वहाँ पे भी जल्दी से इस चीज पे निर्णय लेके क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी ये होना चाहिए कि एक एक जान को बचाना। जितनी जानें चली गई वो बहुत दुखद है, लेकिन समय अभी भी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है कि हम जो लोग अभी भी बीमार हैं उनको नहीं बचाया जा सकता। तो ये समय ऐसा है कि पूरे देश को मिलके इसको तो सही करना है। और जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि हर एक राज्य सरकार के ऊपर वो छोड़ रहे हैं कि लॉकडाउन का फैसला वो खुद लेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने LG साहब से बात करके ये फैसला ले लिया है। लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जब प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन लगाया था तो पूरे देश में लगा दिया था। तब संक्रमण के मामले कम थे, ना इतनी ज्यादा डेथ हो रही थी। हाँ। लेकिन तब भी लोगों में इतना भय था। और इस साल अगर हम देखें तो वो भय लोगों में बहुत ज्यादा हो चुका है, और हर चीज के लिए ना हमारे पास सफिशिएंट दवाइयां हो रही हैं, ना ऑक्सीजन हो रहा है। हर चीज के लिए एक तरह से मारा मारी है। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हो रही है, बहुत सारे लोगों की इसलिए डेथ हो रही है कि उनको समय रहते मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। तो मुझे लगता है ये कहीं हमारी ही कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो उसको भी रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का फैसला। तो अब आपका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का लॉकडाउन होना चाहिए जिस तरह से दिल्ली में है? मैं खुद उत्तर प्रदेश की नागरिक हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरला हो, जहाँ पे भी ऐसा बढ़ रहा है लॉकडाउन अगर एक विकल्प रह गया है जिससे हम चेन को तोड़ के लोगों को बचा सकते हैं तो जरूर ये विकल्प को अपनाना चाहिए। इसमें ज्यादा
सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रास्ता हमको प्रधानमंत्री जी ने ही दिखाया था बिल्कुल लॉकडाउन का। बिल्कुल। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की तैयारियां काफी हैं, या जिस तरह से आज हमने केंद्र पर यही रखा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता है, अगर इसी तरह से केस सामने आते रहे, तो क्या सरकार उन चुनौतियों से निपट पाएगी जो तब खड़ी होंगी जब संसाधन आपके पास सीमित हो जाएंगे? मान लीजिए ये केस अभी 35,000 के आसपास है, अगर ये 50,000, 60,000, 70,000 आने लग गए, क्योंकि अमेरिका की भी एक स्टडी में बिल्कुल साफ किया गया है कि अभी आंकड़े 3 साढ़े 3 लाख के आसपास है, ये 8 लाख तक पहुंच सकते हैं मई के महीने में। क्या सरकार बिना लॉकडाउन के इन चुनौतियों से निपट पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार के जो मौजूदा हालात है, निपटने की जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लखनऊ के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के पास बेड और ऑक्सीजन नहीं है। लोग अपने हाल पर आत्मनिर्भर हैं और मरने के लिए तैयार हैं। और जो डेथ का रेशियो दिखाया जा रहा है, 10,000 से ऊपर जो डेथ है, ये कम से कम 15 से 20,000 पार कर चुका है। आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि ये आंकड़े किताबी है, और सच्चाई ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में खास तौर से सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने लगातार 5-7 ऐसे महत्वपूर्ण लोग हमारे परिवार से थे जिनके लिए हमने पूरी कोशिश किया, फोन नहीं उठता है। जितने नोडल अधिकारी है और जितने सीमो ने अधिकारियों को नियुक्त किया है, वो सारे लोग फोन स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। ऑक्सीजन की पूरी भारी किल्लत है, कहीं से भी ऑक्सीजन मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। भारी लाइन के बीच में, अव्यवस्था के बीच में हमारे भाजपा के वर्तमान सरकार के विधायकों की मृत्यु हो चुकी है, और लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के त्राही त्राही मचा हुआ है। एक ऐसा डिजास्टर माहौल है कि जिसमें बड़े से बड़ा ताकतवर अधिकारी, सक्षम नेता, सारे लोग अब हाथ खड़े कर चुके हैं। निरीह है, किसी को दावा नहीं कर सकता कि मैं ऑक्सीजन दिला दूंगा, मैं बेड दिला दूंगा, और करोड़ों लाखों रुपया हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। कोई भी लगाम नहीं है फिर कि आप क्या पैसा लेंगे। 10-10, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लेने के बाद भी मरीजों को के हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। ये 10 लाख 15 लाख का आंकड़ा आप कहां से आप बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? कहां का आंकड़ा है सर? आप 10-10 लाख रुपए देने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं पा रहे हैं। वही तो जानना चाहता हूं। आप देखिए, प्राइम न्यूज पर अगर आप बैठे हुए हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, अगर आप उस अस्पताल का नाम बता देंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ संज्ञान लेगा प्रशासन। सर, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, किसी भी हॉस्पिटल में 1 से 2 लाख रुपए जमा किए बगैर एडमिशन नहीं हो सकता है। आप जिम्मेदार चैनल है, आप फोन करके बात कर लीजिए। अगर आप वहां पर 1-1.5 लाख रुपए नहीं जमा कर सकते हैं तो आपको एंट्री तक नहीं मिलेगी, और 40-40, 50-50 हजार रुपए पर डे बैठ कर लिया जा रहा है। ये तो बहुत गंभीर परिस्थिति है। 14 दिन से नीचे आपको बाहर नहीं आना है, तो आप सोच लीजिए 15 से 20 लाख रुपए सीधा सीधा हिसाब है। मैं एक जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, ये मैं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है साथियों। ये एक मिलकर काम करने की जरूरत है। हम सारे लोग, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, आज लखनऊ की आवाम को बचाने की जरूरत है, और पूरे उत्तर प्रदेश को तो उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। कानपुर के करीब 16 अस्पतालों को कोविड के लिए अर्पित किया गया है। यहाँ भी करीब लखनऊ में भी 50 अस्पतालों को अधिकृत किया गया है। और हम सारे लोग अपने ऑफिस से हेल्प डेस्क चला रहे हैं। पता नहीं बीजेपी वाले कितनी मदद कर पा रहे हैं, उनके भी हेल्प डेस्क चल रही है, पर हम सारे लोग लाचार हो पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपने संसाधनों में 3 या 4 लोगों को सुविधा दे पा रहे हैं। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश के बारे में सरकार को आगे आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो विश्वास हासिल करना होगा, क्योंकि इस तरीके का माहौल, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे समय में पैनिक हो गया है माहौल, और जो लोग स्वस्थ भी हैं वो लोग भी मानसिक रूप से, उनका परिवार और वो लोग अपने मरीजों को बचाने के लिए। विकास जी, एक बार हम डॉक्टर शरद के पास चलते हैं, उनसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डॉक्टर शरद, जिस तरह की समस्याएं ये गिना रहे हैं, जनता भी इसकी शिकायतें कहीं ना कहीं कर रही है, और इसमें सरकार के भी अब हाथ पांव इसलिए फूल रहे हैं क्योंकि संसाधन वाकई में सीमित है। जनसंख्या के हिसाब से जो अनुपात हमारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में होना चाहिए उतना भी उपलब्ध नहीं है। आपको क्या लगता है, सरकार को किस तरह का रोड मैप बनाने की जरूरत है ताकि जो संसाधन हमारे पास है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जनता की अधिक से अधिक जान बचाई जा सके? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि
जो संसाधन है उससे भी हम काम ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि जो ब्यूरोक्रेट लॉबी है वो अपना अहंकार एक तरफ रख दे। उसको सब ज्ञानी है, वही सब जानते हैं, इलाज भी वही जानते हैं, डॉक्टर को सिरिंज कैसे पकड़नी है वही रोज एक नियम निकाल देते हैं। बजाय संजीदगी से डॉक्टरों से पेश आने के रोज एक ब्यूरोक्रेट का वो आ जाता है कि डॉक्टरों की डिग्री कैंसिल करा देंगे, जेल भेज देंगे, अस्पताल बंद कर देंगे। तो इस तरह से इलाज कैसे करेगा डॉक्टर? आप ऑक्सीजन दे नहीं रहे, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दे नहीं रहे, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास सिर्फ धमकियां रह गई हैं। अब अभी तक तो आप रेमडेसिविर के लिए कहते थे, अब कहते हैं कि रेमडेसिविर नहीं किसी पेशेंट को लिखेंगे, अगर किसी डॉक्टर ने रेमडेसिविर लिखा तो जेल भेज देंगे। अब आपने ऑक्सीजन पे भी पैर रख दिया उसकी नदी पे कि ऑक्सीजन में मरीज को इतनी लगाएंगे। अब ये बैठ करके लखनऊ में ऑफिस से तय होगा कि किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन लगनी है। ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था के मकर जाल में फंस गया है सारा जो है वो इसी ने पक्का कर दिया है। इन्होंने बजाय इसके कि कोविड अस्पताल होनी चाहिए, सभी अस्पतालों को फ्री कर देना चाहिए, सभी अस्पताल मरीजों का इलाज करें। इन्होंने अगर शहर में आगरा जैसे शहर जिसमें बिलोंग करता हूँ, यहाँ 500 अस्पताल है, अगर आपने कहा कि सिर्फ 25 अस्पताल इलाज करेंगे, बाकी अपने हाथ में हाथ धर के बैठे, ताला लगा के बैठ जाएं, तो मरीजों को कहाँ से बेड मिलेगा? मरीज तो सड़क पर मरेगा ही। आप इंजेक्शन 100 डीएम देगा, ऑक्सीजन 100 डीएम देगा, हर काम क्या कलेक्टर ही करेगा? क्या उन्होंने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों से राय ली? मैं माने कहूंगा कि उन्होंने अपनी टीम 11 में सिर्फ ब्यूरोक्रेट रखे, क्या किसी डॉक्टर को रखा, किसी चिकित्सक की राय ली? क्या चिकित्सक कौन है जो इलाज कर रहे हैं, जो व्यवस्था से जूझ रहे हैं, जो मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं? आप उनकी राय नहीं लेना चाहते। आप अपने आप को बड़ा छोटा फील करते हैं कि नहीं हमारी बड़ी उसमें हेटी हो जाएगी। क्या आप एफएमसीजी कंपनियों के बड़े जीएम्स को नहीं बुला के पूछ सकते कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए? आपने आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए, किसी को बुला के समझ लीजिएगा। इससे आपकी इज्जत कम हो जाती है। आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये समय इज्जत का नहीं है कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी कि मेरे को बहुत कुछ आता है। आप मरीजों को इलाज मुहैया कराइए, डॉक्टरों को ऑक्सीजन मुहैया कराइए, दवाई मुहैया कराइए, डॉक्टरों को इलाज करने दीजिएगा। डॉक्टरों को आप अपनी राजनीति में उस समय मत फंसाइएगा। हम डॉक्टर मरीजों की जान बचाना चाहते हरीश जी, देशवासियों की सेवा में 24 घंटे। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास। हरीश जी, इन्होंने एक बहुत अहम सवाल यहां पर उठाया। देखिए, ब्यूरोक्रेसी पर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर इन्होंने एक बहुत ही संजीदा सवाल आज प्राइम न्यूज के पटल पर उठाया कि ब्यूरोक्रेट्स कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो ही हमारे माध्यम से होगी, अगर रेमडेसिविर का इंजेक्शन जाएगा तो ही हमारे माध्यम से जाएगा, जो भी दवाओं की सप्लाई होगी उसकी जानकारी पहले डीएम को होगी, डीएम फिर आदेश देगा। ये अगर नौकरशाही इस तरह से पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर हावी हो जाएगी तो फिर समुचित इलाज कैसे पहुंचेगा? इनका यह कहना है कि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, बड़े अधिकारी चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो आखिर उनको भी तो कुछ अधिकार दीजिए ना। इस तरह से तो लाल फीताशाही पूरी तरह से चरमरा देगी व्यवस्था को। नहीं, डॉक्टर साहब की कई बात से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, और उनकी बात को मैं शीर्ष स्तर पे पहुंचाऊंगा भी कि वो लोग विचार करके जो नीतियां हैं उस पर पुनर्विचार करें और निर्णय लें। लेकिन ये व्यवस्था सरकार ने इसीलिए बनाई थी ताकि ये इसको सुचारू रूप से इसको चलाया जा सके। कई बार ये होता है कि जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पिछली बार भी आप देखें तो अनेक ये शिकायतें आ रही थी कि अनाप शनाप पैसा वसूला जा रहा है। अभी विकास जी भी कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये हाल है। तो ये दवा की कालाबाजारी न हो, ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, इन सब के चलते सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई हो। लेकिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो कई कंसर्न बहुत जायज हैं और मैं उनकी बात से जरूरी बात यही है। देखिए हरीश जी, आप लोग सत्ता पक्ष में सबसे पहुंचाऊंगा भी, बिल्कुल, कि इस पे पुनर्विचार किया जाए। हरीश जी, देखिए इसमें इनकी बातों में दो बातें हैं कि पहली बात तो यह है कि जो जरूरी चीजें हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी की बात हो गई, मनमाना जो मूल्य वसूला जा रहा है, जो एक फीस के नाम पर जो प्राइवेट अस्पताल वसूल रहे हैं उसमें अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इन दोनों पर ही कार्रवाई करने की जरूरत है कि जिलाधिकारी को ये तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन कहां पर पहुंचेगी कहां पर नहीं पहुंचेगी, जबकि वो अगर चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दी जाए जिम्मेदारी, उनको पता है ना कि किस अस्पताल में हमको ऑक्सीजन देनी है, वहां पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन जहां पर मनमाना रेट वसूला जा रहा है प्राइवेट अस्पताल में वहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं। हरीश जी जी जी,
नहीं, मैंने कहा ना कि डॉक्टर साहब की कई बात से मैं सहमत हूँ, और मैंने कहा कि उनकी बात को जो उन्होंने बिंदु उठाए हैं, सवाल जो खड़े किए हैं, वो मैं शीर्ष लोगों तक पहुंचाऊंगा, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो परेशानियां पेश आ रही हैं उसमें सुधार होगा। बिल्कुल, अगर आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी जनता आपका साधुवाद करेगी, क्योंकि प्राइम न्यूज के 2 भी दर्शक देख रहे होंगे, वो अब इंतजार करेंगे इस बात का किससे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर सामने आए। डॉक्टर शरद, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। जी, मैं भाई जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लिया जी, और उसको उसी स्तर पर पहुंचाने के लिए भी कहा। कि न्याय में लाना चाहूंगा कि हम लोगों के जो IMA है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ यूपी स्टेट का, उसमें कई वीडियो वायरल हो रहे हैं डीएम के, उसका संज्ञान जरूर लीजिएगा कि डीएम जो धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल न करें। मैं अपने शहर में देख रहा हूँ कि यहाँ का कलेक्टर सिर्फ मात्र 2 नर्सिंग को रेमडेसिविर दे रहा है, कोविड हॉस्पिटल 35 बना दिए। आप जो अस्पताल पहुंच वाले हैं, पूंजीपति ने अस्पताल खोल लिया, उसको तो आप रेमडेसिविर दे रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर तो अस्पताल जो वास्तव में सेवा कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, क्रिटिकल केयर के हैं, और जहां पर कोई डॉक्टर नहीं, वहां पे आप रेमडेसिविर दे रहे हैं। ये आपने मात्र 2 नर्सिंग होम्स में जो रेमडेसिविर दे रहे हैं, बाकी के जो और मरीज हैं और अपना इलाज नहीं कराए क्या? या ये इशारा है कि आप उसी अस्पताल में जाकर के इलाज कराए? क्या पूंजीपतियों के अस्पतालों को इसमें आधार पर बांटा जा रहा है? हरीश जी, प्रश्न पूछा उन्होंने आपसे। नहीं, ये बात उन्होंने कही है। मैंने कहा ना कि जो भी बात सवाल उन्होंने जो खड़े किए हैं वो उसको मैं शीर्ष स्तर पर ले जाऊंगा, और अगर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सत्यता होगी, और ये शीर्ष स्तर से निश्चित रूप से इससे कोई न कोई प्रभावी कार्रवाई होगी। बिल्कुल डॉक्टर, हम आपसे ये भी अब यहाँ पर समझना चाहेंगे कि देखिए, लॉकडाउन को लेकर जनता बहुत ही अभी भी इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है। जनता को ये लग रहा है कि चलिए, अगर हम बीमार होंगे अस्पताल पहुंच जाएंगे, अपनी जांच कराएंगे, दवाएं ले लेंगे और घर में आके ठीक हो जाएंगे। लॉकडाउन का कितना महत्व है इस समय, क्योंकि आंकड़े अब 3.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। अनुमान लगाया गया है कि ये आंकड़े 8 लाख के आसपास भी पहुंच सकते हैं। जो आने वाला महीना है मई का, उसमें 8 लाख के आसपास आंकड़े हो सकते हैं। लॉकडाउन कितनी अहम भूमिका अपनी निभा सकता है, एक बार प्राइम न्यूज के दर्शकों को आप जरूर समझाइए। ये आपका कहना बड़ा वाजिब है। इस समय लॉकडाउन जो लग रहा है वो 2 दिन का है, 2 दिन के लॉकडाउन से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे को अगर आज की डेट में मेरे को इन्फेक्शन होता है तो मैं आज की डेट से मैं किसी इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आता हूं तो मेरे को 3 दिन बाद मैं इस स्टेज पर पहुंचूंगा कि मेरे को इन्फेक्शन हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7-8 डेज तक अपने आप वायरस एक्सक्रीट करता रहूंगा खांसते चीखते में, तो कम से कम मैं 10 दिन तक लोगों को और बीमार करता रहूंगा। तो 2 दिन का कोई महत्व ही नहीं है। शनिवार को वैसे भी छुट्टी होती है, ऑफिस बंद रहते हैं, ये तो दिखावे का है। अगर आपको लॉकडाउन करना है तो कम से कम 10 दिन 15 दिन का लॉकडाउन करिए। आप व्यवस्था कर लीजिएगा 2 दिन में 3 दिन में जो व्यवस्था करनी है, लोग बता दिए हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, 2 दिन में 4 दिन में आप अपना इंतजाम कर लें। ये सुविधा रहेंगी, ये नहीं रहेंगी, ये दी जाएंगी। आप लॉकडाउन कर देते हैं, उधर दूसरी तरह व्यवस्था कर देते हैं। आज आलम ये है कि आपने 2 दिन का लॉकडाउन किया और आगरा में थोक के मार्केट की दवाओं की बंद करा दी। अगर आज मरीज को जरूरत है, डॉक्टर को जरूरत है, अस्पताल को जरूरत है कि उसको दवा चाहिए, आपने थोक का बाजार बंद कर दिया, रिटेलर खोल दिया। रिटेलर अपना कितना स्टॉक लाएगा, नहीं लाएगा, ये बड़ा whimsical हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। किसको जो मन में आता है वो आदेश कर देता है। तो अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो वास्तव में कम से कम 10 से 14 दिन का लॉकडाउन लगाए, जिससे हम इसकी चेन को तोड़ सकें। जब तक हम चेन को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। अगर यही रहा तो वो 3 लाख 8 लाख जो अमेरिका के कह रहे हैं वो 10 लाख भी पहुंच जाए। हम संक्रमित पर तो ध्यान दे रहे हैं, कितने हो रहे हैं, डेथ हो रही है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें लोगों को मरने से बचाना है, हमें संक्रमण से तो बचाना ही है, मौत भी बचानी है। जिसके घर में किसी डेथ होती है वो कष्ट जानता है, जिसके घर में हो रहा है इन्फेक्शन हो गया, वो जो कहते हैं ना पीर पराई क्या जाते हैं, जिसकी न पति बीबाई, वो कष्ट ही नहीं जानते हैं। जिसकी डेथ हो रही है वो कष्ट जानता है। आपके लिए इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, जानता हूँ,
लेकिन क्या जान महत्वपूर्ण नहीं है? आज मेरी जान महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी मेरी सेकेंडरी थोड़ी। ठीक, डॉक्टर हूं मैं, इस चीज में नहीं जाऊंगा। इस चीज को जरूर करें कि लॉकडाउन अगर करते हैं श्रीवास्तव जी, आप तो ये निश्चित रूप से मददगार साबित होना है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार हम आते हैं और हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि जिस तरह की शिकायतें यहाँ पर उठाई गई, जिस तरह की समस्या उठाई गई, उसका क्या निदान हो सकता है और विपक्ष इसमें किस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी हैं, विकास श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन शालिनी सिंह है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, और साथ ही डॉक्टर शरद गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, अब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह की शिकायतें यहाँ पर, और एक तरह से शिकायतें नहीं, ये कमियां हैं जो कि महसूस की जा रही है एक डॉक्टर द्वारा, एक अस्पताल प्रबंधन द्वारा, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अस्पताल प्रबंधन लापरवाह है, मौतें इनकी कमी की वजह से हो रही हैं, लेकिन देखिए इनके सामने भी कितनी बड़ी समस्याएं हैं। क्या कांग्रेस का संगठन इस स्तर पर कोई मदद कर सकता है कि अगर कोई जिलाधिकारी लापरवाही कर रहा है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही कर रहा है, या कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी भी तरह का चिकित्सकीय अधिकारी लापरवाही कर रहा है, आप जिला संगठन के स्तर पर लोगों की मदद कर पाएं और अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाएं, बहुत बड़ी मदद होगी लोगों की। सर, ये आपसे कहने से पहले ही इसका निर्णय आदरणीय प्रियंका जी के निर्देशन में हम लोगों ने यूपी कांग्रेस के एक टीम बन चुकी है जो समस्त प्रदेश भर में काम कर रही है, और मुख्य रूप से लखनऊ में एक विशेष टीम का गठन हुआ है जिसको स्वयं प्रियंका जी अपने निर्देशन में काम ले रही हैं। हम लोग ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर उपलब्ध कराने को लेकर, बेड उपलब्ध कराने को लेकर लगातार हमारी टीम काम कर रही है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। पर सर, व्यवस्था सरकार हम नहीं है, हम सरकार नहीं बन सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर जहां मिलने हैं वो सारे फोन स्विच ऑफ है, और वहां पर 8-8 घंटे 9-9 घंटे से आपको लाइन लगाना पड़ेगा, तब भी आपको गैस नहीं मिलनी है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आपने सिलेंडर लेने में भी, सिलेंडर के लिए भी आपने अधिकारियों को बैठा रखा है। काला बाजारी रोकने के नाम पर अब वहां पर हम लोग जा रहे हैं तो वहां पर एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, और अव्यवस्थाओं के नाम पर कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आपका नोडल अधिकारी ऑक्सीजन लेने नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रहा है, और इसके बाद मरीज के पेपर जांच किए जा रहे हैं। घंटों घंटों मरीज मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है और आप उसके पेपर चेक कर रहे हैं। सारे लीडर्स और प्रभावशाली समाज सेवी तमाम सारे लोग लखनऊ के निकले हुए हैं, इसके बाद भी वो किसी भी मरीज की कोई मदद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हर जगह आपने अधिकारियों कर्मचारियों को बैठा रखा है जो मदद करने के बजाय समस्या को और दुगनी और चौगुनी कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर ब्लैक हो रहा था तो इसको रोकने का काम किसका है? किसी राजनीतिक दल या कार्यकर्ताओं का नहीं है। बिल्कुल, जिम्मेदारी सरकार को गंभीरता से निभाना होगा। मुख्यमंत्री जी और सरकार के जिम्मेदार लोगों को आगे आकर स्पष्ट करना होगा। लखनऊ के लोगों को समेत पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आवाम को निश्चित करना होगा। ऑक्सीजन की कमी ये किसकी व्यवस्था है? 1-1.25 साल से ऊपर हो रहा है। आखिर ऑक्सीजन के लिए कितने प्लांट लगाए गए हैं जनपद स्तर पर? और जब इस तरीके से विस्फोट होने की संभावना थी तो ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं माना जाएगा? हॉस्पिटल्स में आपने एक लिमिट बना रखी है कि इन हॉस्पिटलों को देखना है, अधिकारी और नोडल अधिकारी वहां बैठे हुए हैं। इसके बावजूद हॉस्पिटल में मन चाहा पैसा दिया जा रहा है और सुना नहीं जा रहा है। मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि अब तो एक बहुत बड़ी मुहिम जनता ने शुरू कर रखी है, क्योंकि जनता स्वयं अब हमारे साथ गवाह है कि उसको झेलना पड़ रहा है। पैसे नहीं है तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। आम कार्यकर्ता, आम सामाजिक व्यक्ति, अगर उसको कोविड हो जाता है, उसके परिवार को किसी को हो जाता है, अगर वो 10-5 लाख रुपया नहीं रखा है तो अस्पताल छोड़ जाना छोड़ दे। अस्पताल छोड़ दीजिए, हफ्तों 15-15 दिन हो गया है जांच करवाए, और जो सरकार का पोर्टल है उसके ऊपर कोई न्यूज अपडेट नहीं आया कि आप कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। पूरे गली में, घरों में, लोगों के बीच में
पैनिक माहौल बनाया गया है। और सबसे पहले सरकार को इस पैनिक माहौल को खत्म करना चाहिए। जो लोग जांच करवा रहे हैं स्वेच्छा से, उनकी तो कम से कम रिपोर्ट दे दो और जांच कर लो। आप रैपिड टेस्ट के नाम पर भी उनको गुमराह कर रहे हैं। कर्मचारी आपस में एक दूसरे को तय करते हैं, चेहरा देख के मुस्कुराते हैं और किसी को भी नेगेटिव बताना शुरू कर दिया, पॉजिटिव किसी को बता ही नहीं रहे। प्राइवेट नर्सिंग होम जितने भी जांच केंद्र है, मतलब आपका यहाँ पर कहना यह है कि जानबूझकर आंकड़ों को कम दिखाने के लिए जो पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव बोला जा रहा है? सर, मौत के आंकड़ों से लेकर के जांच के आंकड़े और अस्पतालों में मिल रही सुविधा के आंकड़े, जितने भी चीजें हैं, मैंने कहा ना, यहाँ का मौसम पूरी तरीके से अब भगवान के भरोसे है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और आप स्वयं निकलिए, ये आरोप नहीं है किसी राजनीतिक दल या विरोधी पक्ष का, कोई आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। एक आम नागरिक के तौर पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। किसी भी अस्पताल में आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं जा सकते। पैसे छोड़िए, 1-2 लाख लेकर भी आप अस्पताल में अपने परिजन की जान नहीं बचा सकते हैं। आपको एक लंबा चौड़ा अपने आप को बर्बाद करने के हरीश चंद्र लिए जी, अगर इनकी बातें सही हैं तो फिर तो बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? सही नहीं है, इसको हरीश जी भी जानते हैं और आप भी जानते हो। ये एक व्यक्ति जानता है। आरोप लगाना आसान होता है, पर साबित हो जाएगा अगर आप सड़कों पे निकलिए और एक मरीज को लेकर आप प्रयास कर लीजिए। भर्ती कराने से लेकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन, किसी भी चीज के लिए आपको उम्मीद ही नहीं है कि आपको मिलेगा। और आप चाहे जितने प्रभावी हो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े अधिकारी जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनको भी गारंटी नहीं है। तो कम से कम सैकड़ों अधिकारियों से मेरी बात हुई है। लोक भवन में बैठने वाले करीब 8 अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने निराश होकर रो दिया है, पर उन्होंने मदद आपकी बात पर यहाँ पर कुछ डॉक्टर यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जो कांग्रेस के जो माननीय प्रवक्ता हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि जो अस्पतालों के जो रेट हैं, मैं खुद डॉक्टर हूं लेकिन कहूंगा कि बहुत ऐसे रेट हैं कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर सरकार हर जगह नियम बना देती। सरकार ने जो नियम बनाया, 8,000 रुपए में एक अस्पताल मरीज को एक रेट के शहर में इलाज करेगा, उसमें उसका सब कुछ शामिल है। उसकी दवाएं भी शामिल है, ऑक्सीजन भी शामिल है, डॉक्टर की फीस भी और 3 टाइम का खाना भी शामिल है। क्या शिवाजी आप बैठे हैं, क्या आप सोचते हैं 8,000 रुपए में कोई अस्पताल रेमडेसिविर लगा देगा और जांचें भी करा देगा, कैट स्कैन भी करा लेगा, खाना भी खिला देगा, ऑक्सीजन भी लगा देगा? क्या ये संभव है? क्या आप में इतनी वो है कि आप उन अधिकारियों से पूछ सके कि महोदय 8,000 रुपए में कौन सा डॉक्टर इलाज कर देगा? आपने तो लिया, दस्तखत किया, एक फरमान निकाल दिया। ये फरमान निकालना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है? मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप ये वास्तव में ऊपर तक पहुंचाएंगे? अंतिम बार आप कब मुख्यमंत्री जी से मिले थे? क्योंकि कहाँ जाए पब्लिक, किससे रोए? आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे रो रहा हूँ। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। ये चैनल के थ्रू हम बात कह रहे हैं। चैनल ने शुरू में कहा था हम सच कहते हैं, सच दिखाते हैं, तो सच मैं कह रहा हूँ। आप उस सच को ऊपर तक पहुंचाएं कृपया करके। बात है ना कि फरमान नहीं निकाला है रोज। एक फरमान जारी करने से नहीं होगा। धरातल पे रह के काम करें, धरातल पे पूछें क्या होता है। 8,000 रुपए में इलाज नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा 8,000। हरीश चंद्र जी जवाब दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि जो डॉक्टर साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको मैं शीर्ष तक पहुंचाऊंगा। विकास जी ने जो बात कही, अपवाद स्वरूप कहीं कोई बात हो सकती है, मैं उससे मना नहीं कर सकता, लेकिन अमूमन ऐसी स्थिति नहीं है जैसी बात विकास जी कह रहे हैं। सम्मानित हरीश जी, माफी चाहूंगा सम्मानित हरीश जी, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, विश्वास कीजिए आप। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप और हमारे परिवार के लोगों को भुगते देख रहा हूँ, खुलेआम देख रहा हूँ सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। मैंने कहा मानवीय संवेदना अस्पतालों में खत्म हो चुकी है। आप सब सक्षम है, आपकी सरकार है, कृपया इतना केवल करवा दीजिए कि जो अधिकारी नोडल व्यक्ति वहां पर लोगों के पेपर चेक के समस्या को और विकराल बना रहा है,
वो अस्पताल प्रशासन पर कंट्रोल लगा ले, क्योंकि हमारे देश में आज तक जीवन रक्षक दवाओं से लेकर सुख सुविधाएं, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इतनी महंगी नहीं है कि हम लोगों को सांस देने के लिए, उनकी जान प्राथमिक उपचार करने के लिए भी दसियों लाख रुपए ले लें। ये सुविधाएं ये अभी 4 महीने 2 महीने के अंदर नहीं आई है सर। हम लोगों ने पूरे 70 साल आप लोगों का आरोप रहता है, कभी भी हमारे ही अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं, इन अस्पतालों में 1 रुपए के पर्चे पे पूरी जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार गारंटी लेती है। और हम आपसे रोटी नहीं मांग रहे, रोजी नहीं मांग रहे, रोजगार नहीं मांग रहे हैं, सुरक्षा नहीं मांग रहे हैं, बेटियां बलात्कार की अपनी रक्षा नहीं मांग रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम नहीं सवाल कर रहे हैं। हम केवल इतना कर रहे हैं कि हमारे जो लोग सड़क पर किसी तरह संक्रमित हो गए हैं, अभी 35-40 हजार का रेशियो है, तब हम लोग इतने लाचार और बुरी तरीके से हार मान चुके हैं, हाथ खड़ी कर चुकी है गवर्नमेंट। विकास जी, अगर ये जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए विकास जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जी यही मजबूरी है कि कांग्रेस हमेशा इसमें हर जगह राजनीति की रोटी सेकना चाहती है, वही आप कर रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ठीक है विकास जी, जवाब सुन लीजिए पहले, जवाब सुनिए एक बार। पार्टीगत बातें। अरे जवाब सुन लीजिए ना पहले, आपने इतना लंबा बोला ना अभी तक, आपने अभी इतना लंबा बोला ना, सुनिए पहले उनका जवाब। अब धैर्य पूर्वक आप सुनिए। कांग्रेस हमेशा राजनीति की रोटियां सोचती है, कांग्रेस की मजबूरी है। 70 साल में ऐसी आपदा आई थी क्या? आप 1 रुपए की पर्चे मिला की बात कर रहे हैं। 70 साल में ऐसी महामारी आई थी क्या? इतनी आप हल्की राजनीति मत करिए सर। पोलियो अभियान हो, तमाम सारी महामारियां आई, अभी आप पिछले साल ही तमाम सारे और हम लोगों ने नहीं निपटा था। पहली बार मौका मिला, एक प्रचंड बहुमत की सरकार है और एक सशक्त इसके प्रधानमंत्री हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज पर क्या किया है? आपने कितने ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट लगाए हैं? अगर आपने उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट लगाए? विकास जी, आपने इतने सारे आरोप लगाए, वो चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर आप भी सुन लीजिए ना। विकास जी सुनिए तो, विकास जी सुनिए, विकास जी 1 सेकंड ना, विकास जी 1 सेकंड, विकास जी सुनिए, हरीश जी 1 सेकंड, आप भी रुकिए, हरीश जी 1 सेकंड, विकास जी सुनिए तो मेरी बात। अरे सुनिए विकास जी, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं हट सकते माननीय। अरे बिल्कुल मत हटिए, आप भी पीछे मत हटिए, लेकिन सुनिए तो। विकास जी 1 सेकंड, विकास जी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। हरीश जी 1 सेकंड, आप तक मेरी आवाज आ रही है विकास जी? आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप तक मेरी आवाज आ रही विकास जी? हरीश जी 1 सेकंड, हरीश जी सुनिए ना, 1 सेकंड, कितने अस्पताल बनाए? हरीश जी 1 सेकंड, हरीश जी 1 सेकंड ना, 1 सेकंड आप भी रुकिए ना थोड़ी देर। हरीश जी हॉस्पिटल में ही एडमिट है साहब, SGPGI संजय गांधी। अरे विकास जी सुनिए तो मेरी बात, मेरी एक बात का तो उत्तर दीजिए विकास जी। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 सेकंड ना, हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विकास जी सुनिए, विकास जी केवल हमारी सरकार, हमारी पार्टियों ने। हाँ ठीक है, सारा काम आपने किया। सुन तो लीजिए मेरी एक बात। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, आज कांग्रेस का बहुत हो गई। अरे सुन तो लीजिए भैया, भाषण के बीच में भी। अरे भाषण नहीं चल रहा ना यहाँ पे। विकास जी भाषण देने आए क्या आप? विकास जी 1 सेकंड ना, 1 सेकंड, हरीश जी 1 सेकंड, विकास जी जब आपसे प्रश्न पूछा गया आप अनवरत बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, आपकी बात वो सुनते रहे, लेकिन अब जैसे उन्होंने आपको काउंटर करना शुरू किया, आपने बीच बीच में टोककर, अब इससे क्या हो रहा है, ना ही आपकी आवाज समझ में आ रही, ना ही उनकी बात समझ में आ रही है। चलिए आप समझा दीजिए, मैं अपनी आवाज नहीं समझाना चाहता हूँ। हमारा समझाना कोई नहीं चाहता है, देखिए वो यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। आप बता दीजिए, चलिए हमें समय नहीं बर्बाद करिए, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, बोलिए हरीश जी, अपनी आप बात पूरी कीजिए। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, हम कांग्रेस इतने बरसों तक रही, डॉक्टर शरद गुप्ता जी हैं, वो बताएंगे आखिर क्यों डॉक्टर मेडिकल सेवाओं पे फोकस नहीं हुआ। नीतिगत रूप से अगर मेडिकल सेवाओं फोकस हुआ होता, देश में अच्छे डॉक्टर तैयार होते। फैक्ट्री तो है नहीं कि आज आप इतनी महामारी का संकट है, आप तुरंत फैक्ट्री में डॉक्टर तैयार कर देंगे। आप ऑक्सीजन क्यों नहीं है?
ऑक्सीजन क्यों नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन? आप चुप रहिए विकास जी, आप चुप रहिए। भाई साहब आपसे करजोर विनती है हरीश भैया, हरीश भैया करजोर विनती है कि इस वक्त आप ठीक है हरीश जी एक सेकंड विकास जी एक सेकंड, कैप्टन शालिनी सिंह यहाँ पर बीच में कुछ कहना चाहती हैं, एक सेकंड कैप्टन शालिनी सिंह आप बोलिए। आलोक जी, मैं दोनों पक्षों की बातें सुन रही हूँ, कांग्रेस के भाई की और बीजेपी के जो हमारे साथी बैठे हैं जी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये इस समय हमें बहुत लोग, हम नेशनल टीवी पे हैं, हमें लोग देख रहे हैं, ये समय आपस में लड़के अपने वैचारिक मतभेद बहुत जरूरी है कि हम इस समय अपने राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के इस आपदा को मिलके जूझे। अभी मेरा ये कहना है, जैसा विकास भाई ने बोला कि हर जगह अलग अलग रेट हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें एक वन नेशन के हिसाब से हमारे डॉक्टर शरद जी ने भी इस बात को बोला, क्योंकि कोरोना जो है किसी की आय देख के किसी के घर पे वार नहीं कर रहा है, गरीब के घर में भी जा रहा है, अमीर के घर पे भी जा रहा है जो, और लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि बहुत अमीर के पास भी ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि इलाज जो है या तो मुफ्त मुहैया कराएं या कम से कम दाम में मुहैया कराएं, और इसके लिए एक सेंटर को आगे आके राज्य सरकारों को गाइडलाइन इशू करनी पड़ेगी कि हॉस्पिटल्स के रेट को फिक्स किया जाए कि हर चीज कितने में होगी। और जैसा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बताया कि 70 साल में ऐसी आपदा नहीं आई, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी आपदा बता के नहीं आती है, लेकिन हमें लास्ट ईयर के बाद 2020 में जब हमने अनलॉक किया, अनलॉक 1, अनलॉक 2, और उसके बाद हमें ऐसा लगा हम खत्म हो गए, कोरोना खत्म हो गया है, तो सबको पता था कि दूसरी लहर भी आएगी, तीसरी लहर भी आएगी। हमने उस दौरान क्या कोई तैयारी की, और इसमें सभी को कहीं ना कहीं अपनी गलती माननी पड़ेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबने इस चीज को थोड़ा हल्के में लिया। और बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये जो आपदा है इस तरीके से बढ़ रही है कि रोज के 20-24 हजार केस आना, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे देश की आबादी कितनी है, तो हमें उस तरह से अपनी आपदा को हमने तैयार नहीं किया, और सबको इस चीज को मानना पड़ेगा। और अभी भी इकट्ठा होकर हर तरीके से हिंदुस्तानियों की, अपने नागरिकों की जान बचाना सबसे बड़ा काम है, ना कि आपस में यहाँ बैठ के। बहुत अच्छी बात। मैं भी बोल सकती हूँ कि पीएम केयर फंड से पैसा आया, उसको क्यों नहीं लगाया? जो हमने राम मंदिर बनाने के नाम पे पैसा इकट्ठा किया, उसको क्यों नहीं हमने इस आपदा के लिए लगाया? लेकिन जो अभी नहीं लगाया, चाहे तो अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी तो ये अभी पीक पे पहुंचा नहीं है। डॉक्टर शरद जी इस चीज को मानेंगे कि आगे आगे ये और बढ़ेगा, ये अभी कम नहीं हो रहा है, और इसीलिए लॉकडाउन भी बढ़ाया गया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को नागरिकों के सामने इतने मतभेद में इस समय ना प्रस्तुत करें। बिल्कुल डॉक्टर शरद, यहाँ पर अब थोड़ी सी बात हम तैयारियों की भी एक बार यहाँ पर कर लेते हैं कि जिस तरह से विकट परिस्थितियां हैं, जिस तरह से तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं, तमाम स्टडीज सामने आ रही हैं, और कोरोना के जो वेरिएंट हैं उनके भी तरह तरह के प्रकार सामने आए कि कोई अफ्रीका का है, कोई ब्रिटेन का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई देसी म्यूटेंट है। तो इनके आधार पर सरकार को किस तरह का रोड मैप बनाने की जरूरत है, किस तरह की नई तैयारियां करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके? क्योंकि अब हम एक महामारी की चपेट में तो हैं, लेकिन अब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो आर्थिक संकट है, क्योंकि इसके बाद अगर हम अभी नहीं चेते तो निश्चित रूप से हम आर्थिक संकट की भंवर जाल में फंसने वाले हैं। मैं हरीश जी की बात से बात करता हूँ कि सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। पिछले 10 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले गए, कभी नहीं खोले गए। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50 से 60 कुल मिला के मेडिकल कॉलेज हैं। उतने नर्सिंग कॉलेज भी खोले गए, लेकिन संसाधन है, लेकिन संसाधनों का कैसे उपयोग सामंजस्य बिठाना है, ये काम नहीं हो पा रहा है। आप उसी तरह कह रहे हैं इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। भाई हमारे यहाँ वैक्सीन आई, वैक्सीन का इन्होंने इस तरीके से उसका मकड़ जाल में बुन दिया कि अब 40 साल का लगाएगा, 45 साल का लगाएगा, हेल्थ वर्कर लगाएगा। अरे आप खुले में कर दीजिएगा, सबको दीजिए, सब लोग वैक्सीन लगवाओ, उसको मत करिए सरकारी उस अस्पताल में जाके लगवाएगा। अरे आप बीमारी से अगर विदेशों में, अमेरिका ने, इंग्लैंड में, यूरोप ने अगर विजय पा रहे हैं, विजय पाई है, उन्होंने, अमेरिका ने सेट कर दिया अपना टारगेट, जून तक सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, हम अपने यहाँ बीमारी खत्म कर देंगे। बिल्कुल चाइना ने किया। हम लोग अपने वैक्सीनेशन के लिए अभी इसी में है कि 200 की बिकेगी, 400 की बिकेगी, 600 की बिकेगी, हम सब उसमें ही जा रहे हैं। अरे हमें
वैक्सीन जब तक नहीं लगवाएंगे, हमारे को सारे जो संसाधन है उनका सदुपयोग करना है, और उसमें ब्यूरोक्रेटिक जो जितना इन्वॉल्वमेंट, जितना वो नए नए कानून बनाते जाएंगे वो सारा फ्लॉप हो जाता है। मैं श्री शास्त्री से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजनीति ना करें, कृपया करके सब लोगों को मोटिवेट करें, वैक्सीन लगवाएं, और जो संसाधन है सब उसका सदुपयोग प्रॉपर हो, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये महामारी है, इसमें हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम लोगों को सबों को उसमें अपने योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर एक जो प्रश्न है सबसे बड़ा, वो ये भी है कि तरह तरह के जैसे पेशेंट हैं कि किसी को टाइफाइड की दिक्कत आ रही है, किसी को इस वक्त वायरल की दिक्कत आ रही है, ऐसे पेशेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि जाकर जानबूझकर अस्पताल में दबाव ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जांचों की संख्या लगातार लैब्स के ऊपर बढ़ती जा रही है, कोई जाकर अपने मन से टाइफाइड का टेस्ट करा रहा है, कोई जाके ब्लड टेस्ट करा रहा है, कोई जाके सिटी स्कैन जानबूझकर करा रहा है। ऐसे मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कितना सीमित रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही जांच करानी चाहिए? डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की राय लें, डॉक्टर की राय के बाद ही जांच कराएं, कौन सी जांच जरूरी है, कौन सी नहीं जरूरी है, कौन सी दवा खानी है, कौन सी नहीं खानी है। क्योंकि लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता है कि फलाने ने ये कह दिया कि ये दवाई खानी है, आपको ये वाला प्रोटोकॉल एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन खाते हैं, किसी ने कहा स्टूडेंट खाना है, किसी ने कहा नहीं खाना है, वो सब मरीज के लिए बहुत घातक हो जाती है। हमको जब तक अगर चिकित्सक की सलाह ले लें, और आजकल सरकार ने उपलब्ध भी कराए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत संसाधन है, डॉक्टर है, अस्पताल है, अब गांव में CSC PSC पर डॉक्टर अवेलेबल है, वहाँ फैसिलिटी है, आप उसको अवेल करिएगा। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप पे और जाकर के गूगल पे जाकर के इलाज ना कराएं, आप घायल हैं, आप गलत करेंगे, आप गलत इलाज कराएंगे, आप बोझा बन जाएंगे अननेसेसरी पैथोलॉजी पे, जिसकी पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए उसकी लेट हो जाएगी, जिसको PET स्कैन की प्राथमिकता है उसको प्राथमिकता ना होकर के प्राथमिकता का संसाधन का हमेशा फायदा पैसे वालों को उठाया है। बिल्कुल। तो बेचारा जिसको संसाधन मिलने चाहिए वो पिछड़ जाता है, नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं लोगों से अपील करूंगा कि जब डॉक्टर कहे तभी कराएं, वैसे नहीं कराएं। बिल्कुल। हरीश जी, अंत में आप प्राइम न्यूज के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सरकार की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, डॉक्टर्स के सामने भी चुनौतियां हैं, अस्पताल प्रबंधन के सामने भी हैं, लेकिन अगर लोग थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, अपनी समझदारी दिखाएं तो बहुत सारी चीजें भी सुलझाई जा सकती हैं। प्राइम न्यूज के दर्शकों से आपकी क्या अपील रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि इस पे सब लोग अपना मनोबल बनाए रखें, घबराएं नहीं। और आप अक्सर देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे एक नकारात्मक वीडियो आया और वो सब उसको उसी को दसियों बार वायरल कर रहे हैं। तो नकारात्मक चीजों से बचें, और जो अच्छी चीजें हैं, रिकवरी दर अच्छी आ रही है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, और सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है एक एक नागरिक की जिंदगी को बचाने के लिए, वो उसको कुछ भी करना पड़े। सरकार की प्रतिबद्धता, आदरणीय योगी जी, मोदी जी इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं कि हमको एक एक नागरिक की जान बचानी है, उनकी रोजी रोटी की भी सुरक्षा करनी है, जिंदगी की सुरक्षा करनी है। तो हम सब अगर संयत होकर के एक मनोबल बना करके इस पे काम करेंगे और एज वन नेशन काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी के संक्रमण को पूरी तरह से कंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल। कैप्टन शालिनी, आपकी यहाँ पर क्या अपील रहेगी दर्शकों के साथ? वैक्सीनेशन का एक आधा सेकंड में, वैक्सीनेशन 1 मई से सबके लिए 18 वर्ष से ऊपर सबके लिए लागू किया है, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जा करके वैक्सीनेशन करवाएं। आपने देखा होगा पहला, दूसरा, तीसरा चरण जो वैक्सीनेशन का था उसमें जो लक्ष्य था, जो अपेक्षित थे, वो भी नहीं गए वैक्सीनेशन कराने। तो हमको इस तरह की जो भ्रमों से दूर रह करके जो हमारा रक्षा कवच है उसको ओढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कैप्टन शालिनी, आप प्राइम न्यूज के दर्शकों से क्या अपील करेंगी? आपको पूरा देश देख रहा है, लोगों को कितना संयम बरतने की जरूरत है और कितना सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो कुछ चीजें ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से हालात भी ठीक होंगे। बिल्कुल आलोक जी, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि जो भी कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइंस सरकार इशू कर रही है उसको आप जरूर माने, उसका पालन करें,
किसी भी तरीके से पैनिक होके अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने बताया कि लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं, जबरदस्ती जाके हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, अपना टेस्ट करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सच में इलाज की जरूरत है, जिनको सच में टेस्ट की जरूरत है। और आप अगर घर पे रह के अपना बचाव कर सकते हैं, घर पे रह के ठीक हो सकते हैं, तो घर पे रहिए। सरकार और देश की जनता सब मिलके इस कठिन समय से एक साथ मिलके तभी बाहर हम निकल सकते हैं जब हम लोग संयम बरते हैं। और इस घड़ी में किसी को भी ये कहना कि उसने हमारे लिए पूरा नहीं किया या सरकार की कमी है या जनता की कमी है, मुझे लगता है कि ये सब हम बाद में सोचेंगे। इस समय हमें सबसे जरूरी है कि एक एक जानों को बचाएं। ठीक है, विकास जी। देखिए, हम अपील ये करना चाहेंगे कि लोगों को अगर महसूस होता है कि कोरोना हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेशन में करें। पूरी फैमिली को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बहुत सही। और दूसरा, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने किसी फैमिली डॉक्टर के थ्रू या किसी जो चिकित्सा क्षेत्र में तमाम सारे अनुभवी लोग हैं उनसे आप बात कर लीजिए और पैनिक होने के बजाय गर्म पानी से अपना इलाज करिए। भाप लीजिए, गर्म पानी लीजिए और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मैं हरीश जी से विनती करूंगा कि आप अपनी सरकार से ये प्रयास करवा दीजिए कि जो लोग हॉस्पिटल्स के नाम पर महंगा पैसा ले रहे हैं, ज्यादातर लोग पैसे को लेकर भी पैनिक हो रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में पैसे न दे पाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। और जो वहां पर नोडल अधिकारी बैठे हैं वो इस बात का ध्यान दे कि जांच, ऑक्सीजन और चिकित्सा सेवा में जो शुल्क लिया जा रहा है वो एक नॉमिनल और एक संवेदनशील है कि अमानवीय है। बिल्कुल, दोनों चीजों को ध्यान में रखें। और सरकार को हम सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का समय नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार लोगों का विश्वास हासिल करे और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इसकी मदद करे बस। बिल्कुल। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत ही सार्थक यहाँ पर आज चर्चा की है। लगातार आप सबने तमाम सुझाव भी दिए, शिकायतें भी सामने आई और शिकायतों का आना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है। हर जगह से जनता के तमाम ऐसे वीडियो आप सबके सामने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के जरिए शेयर हो रहे हैं जिनमें उसका दर्द लगातार छलक रहा है। जैसा कि डॉक्टर ने भी कुछ बातों पर आज ध्यान खींचा कि अस्पतालों के प्रबंधन को भी ठीक करने की जरूरत है, साथ ही नौकरशाहों को भी समझने की जरूरत है कि ये बात सत्ता के या पद के इस समय प्रभाव को दिखाने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी निभाने का है। तो प्राइम न्यूज सभी से अपील करता है कि आप जिस भी पद पर हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, सैनिटाइजेशन जरूर करते रहिए और 2 गज की दूरी को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। अपने आसपास इस नियम को लागू रखिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।